So OCM, that is nature and significance of management, पहला चैप्टर है. You can see that ये चैप्टर काफी बड़ा है. अप्रोक्सीमेटली अगर कंटेंट देखे चैप्टर का तो भी 15-20 का. देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद में प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन आफ्टर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनल चैप्टर. अब 12 चैप्टर है, बट कंपैरेटिवली अगर बात करें इकोनॉमिक्स की कंपैरिजन में तो ये काफी लेंदी है सारे चैप्टर्स. सो फर्स्ट अपने स्टार्ट करें. देखो देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में. पहले आपको इसके बारे में समझा दूं. चैप्टर में पहले तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या. देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस स्टाइल का है, यानी मतलब वो कैसे बिहेव करता है. देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है. देन मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. मैनेजमेंट साइंस की तरह से, आर्ट की तरह से, या तो प्रोफेशन की तरह से कैसे काम लगता है. और मैनेजमेंट अगर साइंस देखे, आर्ट देखे, तो प्रोफेशन देखे, तो कैसे ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जाता है. बराबर. अभी तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, डिफरेंस कर नहीं पाते एंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखें. अभी मैंने खास ये जो आपकी टेस्ट थी ना, उस वक्त मैंने देखा था कि जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि क्वेश्चन को रीड करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका आंसर कैसे लिखें. तो आज से ये ओसीएम के अंदर जब भी चैप्टर खत्म होगा तो उस वक्त मैं सबसे पहले ये समझाऊंगा कि हर क्वेश्चन की लिमिट कितनी हो, कितना लिखना चाहिए. पूछा गया था कि ग्राफ का मीनिंग क्या है, लेकिन किसी ने एक पैराग्राफ पूरा लिख दिया था 8-10 लाइन. अननेसेसरी है. खाली 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखोगे और क्या लिखोगे. कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कितना, कितना लिखना है, यानी साइज भी. सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम. जब से इंसान है तब से मैनेजमेंट है. जब शिकार करता था ना तब भी मैनेजमेंट करता. इन द प्रिमिटिव एरा ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर पत्थर से औजार बनाए जाते थे और पत्थर को ज्यादा हथियार की तरह से और साथ में लिवलीहुड के लिए भी जैसे यूज करते, शिकार के लिए भी यूज करते. प्रिमिटिव एरा, इन पुराना जमाना. ह्यूमन बींग्स वर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग, फिशिंग एटसेट्रा. शिकार से भी एंड फिशिंग से भी वो अपना खाना. एंड प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वर यूज्ड बाय देम फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर वर्क. ये भी एक मैनेजमेंट. अब इसमें प्लानिंग करना यानी क्या होगा कि ऐसा नहीं कि जैसे ड्रॉ करके बता देते कि यहाँ जाओ ना वहाँ जाओ. बस खाली अनस्पोकन वर्ड्स, इशारों से बात की जाती थी कि अगर किसी जानवर को अगर घेरना है तो किस तरह से घेरा जाएगा. ये आया तुम्हारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. No sooner did human being realize his limitations than management became essential to achieve his objectives with the help of others. अब ह्यूमन बींग्स को पता चला कि मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं अपनी सारी वांट एंड नेसेसिटीज को खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकता. आई मस्ट रिलाई ऑन द पावर्स ऑफ अदर्स. मुझे दूसरों के पावर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. तब से हमने क्या किया, हमने दूसरों की मदद लेना शुरू किया. मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. हम क्या चाहते थे, बच्चे
किस चीज से, अननेसेसरी खर्चे से बचे और इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन में। इसीलिए हमने कोऑपरेशन के बारे में बात। When more than one person join hands for completion of work in a systematic manner, एक से ज्यादा लोग अगर समझो कि काम करते हो और वो भी सिस्टमेटिकली काम करते हो, a need of planning and delegation of authority and responsibility arises, वहां पे प्लानिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन पूरा पूछा जाए कि वाई प्लानिंग इज नीडेड, तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा लोग काम करते हो तो इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर दैट रीजन हमको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट करें। अब ये मतलब क्या हुआ, मेरे पावर्स अनलिमिटेड होते हैं। अगर मैं ऑनर हूँ ना बिजनेस का, कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ पावर मैं किसी अपने हाथ के नीचे काम करने वाले इंसान को देता हूँ। दैट इज डेलीगेशन ऑफ पावर। उसको अपने क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ। Whenever there is requirement, someone should be there to provide direction. अब पहले तो प्लानिंग किया तुमने, प्लानिंग किया मतलब तुमने एक ग्राफ तैयार किया कि काम कैसे होगा। दूसरा, उस काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों को पावर्स दिए, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, पावर तो दी, अब वो लोग काम बराबर से करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए मैं उनको डायरेक्शन भी दूँ, काम के लिए डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन हुआ तो उसके बाद वो लोग रियलिटी में काम करना शुरू करेंगे। When they start doing work, तो हो सकता है कि वो गलतियां करें और मैंने जो प्लान बनाया उस प्लान को वो पूरा ना कर पाए। Here I require distinct, क्या चाहिए मुझे, अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो चार फंक्शंस तुम्हारे सामने देखो। पहला कौन सा, प्लानिंग। पहला प्लानिंग, प्लानिंग में क्या आता है, सबसे पहले प्लानिंग का मतलब कि अपने आगे क्या करेंगे उसका प्लान करेंगे। व्हाट टू, व्हेन टू, हाउ टू, व्हाई टू डू, सब चीजें उसके अंदर आती है। देन आफ्टर उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम पावर्स डेलीगेट करेंगे, सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। फिर उन लोगों को काम करने के लिए हम डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शन के बाद हम चेक करेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम पूरा कर रहे हो कि नहीं, दैट इज कंट्रोलिंग। तो चार फंक्शन मैनेजमेंट के बेसिक यहाँ पे तुम्हारे सामने आ गए। तो देखो, even control becomes necessary to see whether people are working as per predetermined standards, यानी मैंने जो बोला उसके मुताबिक तुम काम कर रहे होगे नहीं, वो चेक करना। ये सारे फंक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन हमको हमारे टीचर्स ये समझा देते कि मैनेजमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड करो। पहला आता है मैनेज, दूसरा मैन, MEN, और लास्ट वाला टी। तो मैनेज योर मैन टैक्टफुली, या तो टैक्टिकली, दिमाग से अपने जितने भी हाथ नीचे काम करने वाले आदमी हैं उन सबको मैनेज करो, दैट इज मैनेज। तो मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट ओनली वन पर्सन, मैनेजमेंट इज अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें एक सुपीरियर होता है और बाकी के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट के पास से काम कैसे निकलवाना नहीं, ये हमको कौन बताता है, मैनेज। इसीलिए बोला गया कि मैनेज योर मैन टैक्टफुली, अकलमंदी से, समझदारी से अपने जितने भी काम करने वाले सबऑर्डिनेट से उनके पास से काम निकलवाना, दैट इज मैनेज। Now, in business, sole proprietorship firms and partnership firms were being managed by the owners themselves. तो यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता था, पार्टनरशिप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला खुद ही कर लेते। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, जो ऑनर है वही मैनेजर, पैसा भी वही लेके आता है, मालिक तो वही है, पैसा वो लेके आएगा, तो साथ में मैनेजमेंट तो उसी के हाथ में। पार्टनरशिप में भी वैसा ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब हमारी एक्टिविटीज बढ़ती है तो हम फॉर्म ऑफ बिजनेस को चेंज करें और हम उसकी जगह पे यानी प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप की जगह पे कंपनी के बारे में सोचें। अब कंपनी को अपने क्या मानते हैं, पता है, 11th स्टैंडर्ड में ये आया था, आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म। कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या, कि जहाँ पे ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट दो अलग अलग इंसानों के हाथ में हो रहे, उसको अपने कॉर्पोरेट फॉर्म। तो कंपनी में मालिक को हर एक शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदा है वो मालिक है कंपनी, पर मैनेजमेंट करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स नहीं जाते। मैनेजमेंट करना किसके हाथ में, कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में। तो मतलब यहाँ पे दोनों लोग अलग अलग हैं।
ऑनर अलग है और कंपनी के डायरेक्टर यानी मैनेजमेंट करने वाले अलग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट सबसे ज्यादा फील होती है, जरूरत उसकी सबसे ज्यादा फील कहाँ पे होती है, कंपनी फॉर्म के। तो जब बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ तो उसके बाद में कंपनी फॉर्म हमारे लिए डेवलप हुआ। In these format, it becomes easy to arrange big capital amount of capital and the services of experts and other major benefits are also available. कंपनी फॉर्म में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है? पहली बात तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर, पहला एडवांटेज। मतलब तुमने अगर 10 रुपए का शेयर खरीदा तो योर लायबिलिटी इज अप टू 10 रुपीज ओनली। अगर कंपनी कितना भी लॉस करे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए कोई नहीं आए। अभी ऐसी बात तो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सीखो, समझो, उसको सोचो। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, अगर समझो तुम्हारे फादर का बिजनेस और अगर बिजनेस में नुकसान होता है ना, तो ना अकेली दुकान बिक जाएगी लेकिन साथ में घर बार सब बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। मतलब ये लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। मतलब तुमको अपनी सारी लायबिलिटी किसी भी हालत में पूरी करनी पड़ेगी। और कंपनी फॉर्म में ये नहीं होता। कंपनी फॉर्म में क्या, ये शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी, जितनी कैपिटल उसने भरी है उतनी। तो अगर तुमने 10 रुपए के 10 शेयर खरीदे तो 100 रुपए के शेयर खरीदे तो मैक्सिमम क्या होगा, आपके वो 100 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किया तो एक्स्ट्रा रुपीज मांगने के लिए आपके घर पे कोई आएगा। और दूसरा एडवांटेज कंपनी फॉर्म के अंदर ये है कि कंपनी के अंदर अपने बिग कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी हम बिग कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि मेजर बेनिफिट्स कैपिटल के हमको मिल जाए। बूंद बूंद समंदर जिसको बोलते हैं ना, वैसा। यहाँ इसके कितने शेयर होल्डर, लाखों करोड़ों शेयर। अब समझो कि तुमने 100 रुपए के खाली शेयर लिए, ऐसे अगर 10 लाख लोगों ने शेयर लिए तो सीधी कैपिटल कितनी होगी, 10 करोड़। समझे? तो 10 लाख लोगों के पास से गए कितने, हर किसी के पास से खाली 100 100 रुपए। इसीलिए बोलते हैं कि बूंद समुद्र, एक एक बूंद करके जैसे समुद्र बनता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी जाएगी। जब कंपनी डूब गई है तो जो 10 लाख शेयर होल्डर है ना, उनको नुकसान कितना हुआ, मैक्सिमम 100 100 रुपए का। ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हुआ, 100 रुपए का, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। है। इसीलिए बताया गया है शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बोले जाते हैं। इसीलिए वो सारा रिस्क अपने जिम्मे लेते हैं पर वो लिमिटेड रिस्क को अपने जिम्मे लेते हैं। अब बट इट गिव्स राइज टू मेनी प्रॉब्लम। अब देखो, बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, चलो कैपिटल बड़ी आ गई, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, एक्सपर्ट का फायदा मिल जाता है, अच्छी सैलरी वाले लोग तुमको मिल जाएंगे, सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन साथ में प्रॉब्लम आएगा सबसे बड़ा, कैपिटल। पैसे कहाँ से लाओगे, कैपिटल का प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, उसके बाद में सेल्स का प्रॉब्लम और एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम। अब देखो ये चारों चार प्रॉब्लम है ना, इसके लिए अलग अलग फील्ड ऑफ मैनेजमेंट है। पहला देखो कैपिटल, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा प्रोडक्शन, उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तीसरा सेल्स, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट है। और चौथा एम्प्लॉइज, उसके लिए पर्सनल मैनेजमेंट। तो चार तुम्हारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, चार तरह के प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आते हैं। कैटेगरी के लिए अगर देखें ना, तो चार तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। या तो वो पैसे का प्रॉब्लम होगा, या तो प्रोडक्शन कैसे करें उसका प्रॉब्लम होगा, या सेल्स कहाँ पे कितना कब करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है उसके प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर एम्प्लॉइज का प्रमोशन कब देना है, ट्रांसफर कब देना है, तो कब रिक्रूटमेंट देना है, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो ये चारों चार प्रॉब्लम्स को अगर हम कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट के अंदर डालें तो पहला कैपिटल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा, दूसरा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा, तीसरा जो सेल्स है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा, और चौथा तुम्हारा पर्सनल मैनेजमेंट। यही तुम्हारे एमबीए के स्पेशलाइजेशन है। अगर किसी को एमबीए करना हो तो एमबीए 3 फील्ड में हो सकता है। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और तीसरा पर्सनल या तो एचआरएम जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तीनों में हो सकता है। सवाल के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, वो इंजीनियर समझ।
कौन संभालते हैं? इंजीनियर संभालते हैं, इसलिए वो एमबीए के फील्ड में नहीं आता। अच्छा, इन सच सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ नीड, अब अपनी डेफिनेशन पे आए, देखो, देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट पीपल, कि जो क्या करेंगे? डिसीजन लेने का काम करेंगे और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का काम। तो कैसे लोग चाहिए हमको? ट्रेन पीपल, डिसिप्लिन पीपल, एक्सपीरियंस पीपल एंड एक्सपर्ट पीपल चाहिए। अब ये लोगों का काम क्या है? तो डिसीजंस लेना और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। ये लोग जो काम करते हैं दैट इज मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन लेना, मैनेजमेंट का मतलब है प्रॉब्लम्स को सामने देख के भाग नहीं जाना, उसका सोल्यूशन। आज तुमने ये मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, इसके बाद में आप जितने भी साल पढ़ोगे ना, यही मैनेजमेंट आप सीख। पिछले साल जो था ना वो कॉमर्स था, आपके पूरे सब्जेक्ट का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो कॉमर्स पिछले साल सीख चुके। अब इस साल से क्या आएगा? मैनेजमेंट। अरे ये मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, और मैनेजमेंट में तुम कहां से कहां तक जाओगे? अभी तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखे, फिर उसके बाद में तुम्हारा स्टार्ट हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शनल एरियाज ऑफ। ओके, तो अब क्या देखा हमने? ये पूरा जो अपने देखा, तो पहले जब सोल प्रोप्राइटरशिप था ना, तब मैनेजमेंट खुद ही कर लिया जाता था, ऑनर खुद ही मैनेजर था, पार्टनरशिप में भी सेम। लेकिन जैसे बिजनेस बढ़ा, बिजनेस एक्सपांड हुआ, तो कंपनी फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया। एंड व्हेन कंपनी फॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसके साथ में कुछ फायदे भी आए, तो साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। फायदे क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड। दूसरा फायदा ये है कि रिस्क लो हो जाता है। थर्ड ये कि एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि कैपिटल कहाँ से लाओगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे, और एम्प्लॉयज को कैसे प्रमोट वगैरह करेंगे। ये चारों चार फंक्शनल एरियाज को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रेन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जो डिसीजन लेने का काम भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम। ये लोगों को क्या बोला जाए? ये लोग जो काम करते हैं उस काम को अपने बोलते हैं मैनेज। हमने सब्जेक्ट का खाली। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में आप देखो, मैन इज ए सोशल एनिमल, दैट मीन्स सोसाइटी में जिंदा रहेगा, अकेला मर जाएगा। ही लिव्स इन ग्रुप्स, वो अकेला काम नहीं करता, उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, दूसरों से कोऑपरेशन चाहिए उसको टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। टू नो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब मुझे कंसेप्ट समझना हो, तो पहले तो पता होना चाहिए कि जिस बारे में मैं समझना चाहता हूँ उसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना स्टेप ये है कि वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट मैनेजमेंट, बट बिफोर दैट हम क्या देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। पता है कितनी डेफिनेशन है? एक पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन है, एक फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन है, एक उसके बाद में है नेचर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तीन अलग अलग तरह की डेफिनेशन, और तीनों तीन डेफिनेशन को अ, आगे बढ़ाने वाले जो एक्सपर्ट है वो तीनों डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा। अब देखो यहाँ पे, मेनी राइटर्स हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। बोला ना मैंने, किस तरह का ओरिएंटेशन उसके अंदर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग व्यू पॉइंट से उन्होंने डेफिनेशन देना शुरू किया। तो देखें, अकॉर्डिंग टू कुंस एंड ऑर्डोनेट, ये दो राइटर्स हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर्स। हम जब एमकॉम करते थे ना, तब हमारे टीचर्स एक डेफिनेशन में एक लेक्चर लेते, पूरा लेक्चर 45 मिनट्स का, सिर्फ एक डेफिनेशन को समझाने की। क्योंकि डेफिनेशन जिसने समझी ने उसने पूरा टॉपिक समझ लिया ऐसा। अब इसमें आप देखो कितने वर्ड है, आपको याद भी हो जाए डेफिनेशन एकदम आसान, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि दूसरों के पास से काम निकलवाने का आर्ट है। नाउ अब ये डेफिनेशन में मैं आपको बताऊं, इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट को यहाँ पे आर्ट। इस डेफिनेशन में मैनेजमेंट को क्या बोला गया? कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट
इट इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट। और आर्ट इसलिए क्योंकि हर मैनेजर हर सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं होता। एक मैनेजर अगर एक जगह पे सक्सेसफुल है तो ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरी जगह पे भी सक्सेसफुल हो। ये उसके अंदर का आर्ट है कि सिचुएशन जैसे है वैसे उसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। आपको बीमारी ना भी हो तो भी कन्विंस कर देंगे कि तुमको बीमारी है, बराबर नहीं। अब देखो, साइंस जो पढ़ने वाले लोग वो भी मैंने बताया कि जैसे डॉक्टर आर्ट की तरह से काम करते हैं, आर्ट के अंदर रह के काम करते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर को सब आता है, पढ़ाई तो सबने सीखी है। अगर आप एमडी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हो तो सबने पढ़ाई तो सेम की होगी, एक अब कोर्स की बुक के अंदर से पढ़ा होगा। लेकिन तुम बोल दो कि ये वाला डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, तुरंत जान लेता है इसी से ये आर्ट होता है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, तुरंत दवाई ऐसी देगा ना कि उसके जगह उसके दवाखाने में जाते हैं ना वहीं से बीमारी गायब हो जाती है। दिस इज आर्ट। तो देखो यहाँ मैनेजमेंट इज द आर्ट, पहली बात तो। अब कौन सा आर्ट है ये कि गेटिंग थिंग्स डन। जितना भी काम है वो सब काम निकलवाना है किसके पास, दूसरों के पास। तो यहाँ पे तुमने दो हिस्से में मैनेजमेंट को डिवाइड। एक ऐसे लोग जो क्या काम करते हैं, सुपीरियर का काम करते हैं, मतलब जो ऑर्डर्स देते हैं। और दूसरे ऐसे लोग कि जिनके पास से काम निकलवाना है, मतलब जो फॉलो करते हैं। डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की, डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक डेफिनेशन में कितनी चीजें आती है। पहली बात तो उसको आर्ट बताया गया। एंड थिंग्स डन का मतलब क्या, कौन सी चीज है। तो मैनेजमेंट में हर तरह की प्रोडक्ट को एफिशिएंसी के साथ में प्रोड्यूस करने की सब बातें उसमें इंक्लूड। आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश क्यों किया, यू वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग एंड सेल समथिंग। आप कुछ चीज को प्रोड्यूस करके बेचना चाहते। तो ये बीच में जितने भी एक्टिविटीज आती है ना प्रोडक्शन से सेल के बीच में, वो सारी एक्टिविटी गेटिंग थिंग्स डन में आ जाए। गेटिंग थिंग्स डन में वो सारी एक्टिविटी आती है। लेकिन वो एक्टिविटी मैनेजर खुद नहीं करता, तो दूसरों के पास से करवाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड, मैनेजर और दूसरे उसके सबऑर्डिनेट, राइट। अब देखो लिविंगस्टन की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। अब यहाँ आर्ट नहीं है, मैनेजमेंट को सिर्फ फंक्शन यानी एक काम बताया है, रिड्यूस कर दिया है। क्या कि उसको सिर्फ एक काम मान। कैसा काम, ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ और सेल करना चाहता हूँ। तो प्रोडक्शन से सेल तक ये जितने भी टारगेट्स है वो सब अचीव करने, दे आर प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लिखा गया है, कोई दूसरे यूनिट के बारे में बात नहीं की, कोई रिलीजियस चीज के बारे में बात नहीं की, राइट, कोई सोशल चीज के बारे में बात नहीं की, कोई चैरिटी के बारे में बात नहीं की है। हम बिजनेस यूनिट के बारे में बात, स्पेसिफिकली हर वर्ड का मीनिंग है। तो मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ, अब कैसे करेंगे, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम। एफिशिएंसी हो गई, मिनिमम टाइम में काम करना, इसका मतलब एफिशिएंटली काम करना। कॉस्ट, कॉस्ट यानी क्या करें, कॉस्ट को कम करना नहीं है, कॉस्ट को जितना हो सके उतना बचाना। अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ना एम्प्लॉइज का वेस्टेज होना चाहिए, ना रॉ मटेरियल का वेस्टेज होना चाहिए। एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल, वेस्टेज मत करो। वेस्टेज करोगे तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गई तो प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस खो देगी। और मार्केट में आपकी चीज अगर बाकी सारी चीजों से महंगी हो जाएगी तो आपकी चीज को खरीदेगा कौन, पूरा सीक्वेंस में आ रहा है। तो याद रखो, अब अगर इस डेफिनेशन को हिस्सों में डिवाइड करना है तो पहले इसको फंक्शन बोला, दूसरा क्या लिखा, अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तीसरा किस तरह से, तो विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, एंड साथ में एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करना है। चार चीजों को यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देना, एक डेफिनेशन चार चीजों से। नाउ अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। तो मतलब हो गया यहाँ पे, पहले ने आर्ट बोला, दूसरे ने फंक्शन, तीसरा बोलता है प्रोसेस। सब अलग अलग बोलते हैं, इसीलिए
जब मैं पिछले साल आपको ओसीएम के बारे में समझा था तो एक चीज बार बार मार्किंग करा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसी है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसी है, मतलब जैसी है वैसी, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। और साथ में अगर तुम इकोनॉमिक्स में किसी को गलत साबित करना चाहते हो नहीं तो कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि कोई रिचर्ड वेल वो बेवकूफ इंसान है। तुम ये बोल सकते हो कि अल्बर्ट मार्शल ने गलती की, पर मैनेजमेंट में तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट इज अबाउट व्यू पॉइंट्स, नॉट अबाउट साइंस, जबकि इकोनॉमिक्स साइंस, राइट। तो साइंस में क्या होता है कि किसी को गलत साबित कर सकते हैं कि तुमने ये जो किया, रोज नहीं आता कोरोना के लिए ये फलानी वैक्सीन में ये इफेक्टिवनेस और फलानी में ये इफेक्ट, हर रोज नए नए स्टेटमेंट आते हैं, तो हर कोई मान लेता कि हाँ वो पुराना वाला झूठा, ये नया वाला सच्चा, फिर नया वाला 2 दिन बाद झूठा हो जाता, ये रोज होता है, समझे। पर मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में किसी ने ऐसा बोला कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो हाँ भाई तुमने बोला सही है आर्ट, दूसरे ने बोला फंक्शन, तो हाँ भाई तुमने बोला सही है फंक्शन भी है, अब तीसरे ने बोला कि प्रोसेस, तो हाँ भाई तुम भी सही, एवरीवन इज एक्सेप्टेड हियर, क्योंकि आपको साबित करना है कि तुम सही हो बस। तो देखो, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप हो, देखो सबसे पहले मैनेजमेंट में होता है प्लानिंग और सबसे लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। अब किसको प्लान और कंट्रोल करना है? 6M, 6M आते किसको? मैन, फर्स्ट एम इज मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड एंड मार्केट। 6M डेफिनेशन। पहले कौन है? मैन, यानी पर्सनल मैनेजमेंट। फिर मशीन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन चीजें आ जाती है, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन चीजें आ जाती है, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। फिर मनी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मार्केट आता है तुम्हारे कौन से मैनेजमेंट के अंदर? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करता है, किसको? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड साथ में, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग को मैंने फर्स्ट बोला, कंट्रोलिंग को लास्ट बोला, तो इसके बीच में क्या? तो इसके बीच में आता है लीडरशिप, इसके बीच में आता है कोऑर्डिनेशन, और इसके बीच में आता है डायरेक्शन। ये तीन दूसरे फंक्शन, ये सारा प्रोसेस है टू ह्यूमन एफर्ट्स। और ये सब किसके लिए? ह्यूमन एफर्ट्स। तो एक चीज भूल गए थे, कौन सी? पर्सनल मैनेजमेंट वाली। तो ह्यूमन एफर्ट्स को डायरेक्ट करना है, क्या करना है? ह्यूमन एफर्ट्स को हमको डायरेक्शन देना है, विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होता है? हमारा फायदा ये है कि हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। एंटायरली अगर ये डेफिनेशन को समझे तो मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which plans and controls man, machine, material, method, money and market, बराबर। और साथ में क्या करता है? इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजमेंट में एक बात कॉमन, क्या करना चाहते हो? अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, इस कॉमन। तो मैनेजमेंट का गोल क्या? कि जो सोचा वो कंप्लीट होना चाहिए, जो प्लान किया वो खत्म होना चाहिए। जो प्लान किया वो अगर खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारा सारा मैनेजमेंट फेल। तो तीन डेफिनेशन। फर्स्ट, कौन सी? मैनेजमेंट को बोला गया इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के पास से काम निकलवाना है, ये आर्ट हुआ। दूसरे में क्या बताया? इट इज अ फंक्शन, और फंक्शन में क्या? हम इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो बिजनेस यूनिट के मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ में, और साथ में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट इस्तेमाल करें। ये दूसरी डेफिनेशन लिविंगस्टन। थर्ड डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी, कि मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस जो प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी एंड मार्केट, एंड साथ में वो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स यानी बिजनेस की एक्टिविटीज के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। इससे मीनिंग। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये इजी क्वेश्चन। अब यहाँ से इजी डेफिनेशन एक बार कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में ये समझ में आता जाएगा। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज, पहले तो बताओ नेचर का मतलब क्या है। नेचर यानी हाउ डज इट एक्ट, वो कैसे एक्ट करता है, वो किसके साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहला आता है इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, दैट मींस इट इज अप्लाइड टू एवरी फील्ड। भले ऊपर डेफिनेशन में हमने देखा कि बिजनेस यूनिट के अंदर ज्यादा काम,
but it can be applied to religious entity also. अब रिलीजियस मैटर में भी मैनेजमेंट, मंदिर मस्जिद बनाने में भी मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, यानी मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। एजुकेशन में भी, आर्मी में भी मैनेजमेंट। आर्मी में बटालियन बनाते, तो बटालियन को बनाते कि इतने लोगों की बटालियन, ये बटालियन यहाँ पे जाएगी, बार बार चेंज होते हैं। हर रोज 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में खाना आ जाता है मेस से, ये भी मैनेजमेंट हुआ ना एक तरह। सो ऑल दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, लेकिन वो सोशल और रिलीजियस फील्ड्स के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर भी, एग्रीकल्चर में, आर्मी, एजुकेशन में, सब जगह। दैट्स व्हाई एक सिंगल लाइन में अगर याद रखना हो तो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जहां पे भी ज्यादा आदमी काम करते हो ना, वहां पे मैनेजमेंट है। एवरी फील्ड और डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डीसी। अब सेकंड लिखा है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। दैट मींस मैनेजमेंट सिर्फ एक टूल है, इसका मतलब एक जरिया है सिर्फ, वो खुद अचीवमेंट नहीं है, उसके जरिए से तुमको कुछ अचीव करना। तो हर डेफिनेशन में क्या देगा, we want to achieve something and that something is nothing but goals of organization। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। हर बिजनेस यूनिट को जब एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। ये मकसद में क्या आता है, सबसे पहले तो ये मकसद यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, या तो प्रोडक्शन करो या सेल करो, ये दो मकसद हो सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइड करो। मैनेजमेंट इज necessary to achieve these objectives in a competent and economical। दो वर्ड लिखे, competent। competent मतलब कंपटीशन में टिकना, इकोनॉमिकल मतलब हो सके उतना बचा बचा के हर चीज को यूज करना। मैं जब सीए में करता था, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इंटरमीडिएट के अंदर, तो तब हमको एक सम दिया गया, तो सम के अंदर 0.001% 0.001 रुपये का खाली फर्क आया। मेरे मुंह से निकल गया यार, 1 पैसे के भी 10वें भाग के लिए कितनी मेहनत करो। तो आधा घंटा हमारे टीचर ने हमको लेक्चर दिया था कि ये जितना पैसा तुमने बचाया है, ये पैसा तुमको कितना काम लगेगा, उसका एग्जाम्पल दिया कि तुम अगर 1 लाख यूनिट बनाते, अगर 1 लाख यूनिट बना दो, तुम्हारे 100 रुपये बचे। ये 100 रुपये तुमको ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो जिस जगह पे उसका ज्यादा इस्तेमाल हो पाए। 1 रुपया भी बचता है ना, 1 रुपया भी अगर पूरे साल में, तो भी तुम्हारा मैनेजमेंट सक्सेस हो गया। 1 रुपया का, भले 1 रुपये की कीमत कितनी भी हो, और वो इफेक्टिवनेस बता हमारा मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव। Then comes group activity। Management is collective activity carried out by 2 or more people। तो या तो 2 से ज्यादा लोगों ने कोई मैनेजमेंट चलता है। अकेला इंसान क्या मैनेजमेंट करेगा? मैं खुद ही ओनर और मैं खुद ही मैनेजर हूँ, मुझे कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने आप से बात करूँ, भाई तू ये करना है, तू ऐसा थोड़ा होगा। जब दूसरे लोग काम करने के लिए ज्वाइन होते हैं तब मैनेजमेंट की जरूरत है। तो तभी यहाँ पे लिखा गया कि इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी एक बार ये शुरू हुआ है तो इसको डिसकंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, लेकिन एक बार तुमने गोल अचीव किया तो नया गोल सेट करो और फिर नए सिरे से नया मैनेजमेंट चालू करो। तो हर बार जब भी एक गोल अचीव हो जाता है तो न्यू ऑब्जेक्टिव सेटअप किए जाते हैं और इस ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर अपने आगे काम। The cycle of defining objectives, achieving them and redefining them continuously goes on। यानी पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, डिफाइनिंग का मतलब सेट करना, फिर उसको अचीव किया जाता है, एंड फाइनली बाद में दूसरे ऑब्जेक्टिव को इसके अंदर से आगे बढ़ाया जाता है। नाउ इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। मशीन के साथ में मैनेजमेंट को कुछ लेना देना। मशीन का मैनेजमेंट भी कौन करेगा? इंसान करेंगे ना, तो पहले इंसान को मैनेज कर लो। तो इंसान को मैनेज करना सिखाता है। इट इज लिमिटेड। हर जगह पे भले लिखा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। भले हर जगह पे, लेकिन वो कितने तक रिस्ट्रिक्टेड है? सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज तक, ह्यूमन बीइंग्स तक रिस्ट्रिक्टेड। ह्यूमन एलिमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट।
अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन, इंसान के बिना बाकी कोई चीज काम नहीं करेगी। तो मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो चार चीजें बोलो, ऑफ, फ्रॉम, बाय एंड फॉर, ये चार चीजें बोलो। ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, फॉर ह्यूमन बीइंग एंड बाय ह्यूमन बीइंग। ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर आएगा ना। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, ये एक मार्क का क्वेश्चन, इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। तो चार ऑप्शन, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, कोई भी पूछे जाए तो मैन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एंड thus it is a human process which is done by and for the man। करने वाले भी आदमी है और जो जिनके ऊपर ये एक्टिविटी की जाती है वो भी आदमी है। यानी तुम खुद मैनेजमेंट करोगे आदमी होगे और जिसके ऊपर मैनेजमेंट करोगे वो भी आदमी है। नाउ इट इज अ डिसीजन, लास्ट है ये, साइंस एंड प्रोफेशन नहीं करना है। डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन लेना पड़ता है, कोई भी काम डिसीजन के बिना नहीं हो पाएगा और मैनेजमेंट को उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो डिसीजन प्रोसेस मैनेजमेंट का मेन फंक्शन, राइट। ये छह चीजों को याद रखना है। ये सातवां जो नेक्स्ट पेज के ऊपर पूरा डिटेल में टॉपिक है, इसलिए अपने इसको, तो यहाँ मैं आपका लेक्चर अभी एंड करता हूँ। कल पहले इसको रिवाइज कराऊंगा फिर आगे टाइमिंग ग्रुप में बोल रहा हूँ मैं अभी।